नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली खबर की। कुल्लू मनाली में आई बाढ़ में अयोध्या के एक परिवार के ही 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 19 दिन से इनका कुछ भी पता नहीं चल पाया है और ये सभी 7 जुलाई को कपड़ों की दुकान लगाने के लिए कुल्लू मनाली के लिए निकले थे और चंडीगढ़ से इन लोगों ने अपने घर पर फोन भी किया था। बताया था कि 11 जुलाई को बस से मनाली जाएंगे, लेकिन उस दिन के बाद से ही इन सभी का परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाया है और परिवार वालों को इसकी जानकारी भी मिली थी कि जिस बस से ये लोग मनाली जा रहे थे वो बाढ़ की चपेट में आकर दरिया में डूब गई है और उसमें सवार सभी यात्री लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन परिवार के लोग अभी भी अपनों का फोन आने का इंतजार कर रहे हैं। किसी अनजान नंबर से आने वाली हर कॉल परिवार में अभी भी उम्मीद जगा देती है। तो एक ही परिवार के 11 लोग इस पूरे हादसे में लापता बताए जा रहे हैं और जिस तरह से अभी तक इनका कोई भी संपर्क परिवार से नहीं हो पाया है तो कहीं ना कहीं परिवार की भी उम्मीद अब टूटती जा रही है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी कॉल आती है तो उनकी उम्मीद फिर से जाग जाती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मरमिंदर और बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले बीएस लाठी का रुख कर लेते हैं। बीएस लाठी, तो जिस तरह से एक ही परिवार के 11 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, कई दिनों से इनका इंतजार किया जा रहा है लेकिन अभी तक इनका कोई भी पता नहीं चल पाया है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए 7 तारीख को, पिछले 7 तारीख को ये कुमारगंज नगर पंचायत है अयोध्या से ये वार्ड संख्या 10 से लोग गिले थे। 11 परिवार था और ये बीते 7 तारीख को अपने दामाद के साथ वहीं उनके परिवार जो मेहनत मजदूरी करता था कुल्लू मनाली में, वहां वो गए थे कपड़े की दुकान को लेकर कि वहां हम बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस को लेकर गए थे अपने 11 परिवार के साथ और वहां से 10 तारीख को निकले और 10 तारीख से अब तक उनके परिवार का कोई लोकेशन या कुछ ऐसा नहीं पता चला। वहां के जो मजिस्ट्रेट है वो ब्यास नदी एक पड़ती है, ब्यास नदी में भूस्खलन किया, उसके होने से ये जो गाड़ी है उनकी, ये गाड़ी उसमें चली गई थी। अगर बात की जाए कि अभी लाश की या डेड बॉडी की या कहाँ है तो अभी ये अता पता कुछ नहीं है। अगर परिवार है तो अभी एक उम्मीद और एक साये की जिंदगी में जी रहा है कि हमारा परिवार है, अभी आएगा। तो यहाँ अगर मेरी बात की जाए तो अभी मैंने यहाँ जिला मजिस्ट्रेट से बात की तो उनके लगातार वो कह रहे थे कि मैं संपर्क में हूँ वहाँ के प्रशासन से। अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि डेड बॉडी कोई मिली है या मिली है। हाँ, ये पीबी जो बस से लोग गए थे वो बस जरूर ये कहा जा रहा है कि वहां भूस्खलन की वजह से उस नदी में उसका कुछ वो मिला है, मगर अभी डेड बॉडी की कोई उम्मीद नहीं दिख रही कि डेड बॉडी कोई मिली है। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी मनविंदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मनविंदर, जिस तरह से 19 दिन हो गए हैं और 11 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, लगभग ये कहा जा रहा है कि बस में जितने भी लोग सवार थे वो भी लापता बताए जा रहे हैं। क्या कोई जानकारी निकल कर आ पाई है कि कहां पर है वो लोग, सुरक्षित हैं भी या फिर नहीं? तो मनविंदर की तकनीकी समस्या की वजह से आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से संपर्क साधने का उनसे प्रयास करेंगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बीएस लाठी का। बीएस लाठी, बिल्कुल अपनी बात को पूरा करें। तो ये जो परिवार है, यहाँ समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उदय प्रसाद जी, वो परिवार के बीच में गए थे और उन्होंने विधानसभा में भी शायद मुद्दा उठाया था कि ये परिवार है ये गायब है। तो लगातार जो यहाँ का प्रशासन है वो कुल्लू मनाली के प्रशासन, वो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसे लगातार यहाँ के प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं या पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी, उनसे बात कर रहे हैं। और अभी मैं थोड़ी देर पहले जिला अधिकारी से और वहाँ के जो SHO हैं या SSP से अगर बात की जाए तो उन लोग से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा लगातार हम लोग संपर्क में हैं। अगर कोई अपडेट मिलता है और हमारे लिए एक एक जो प्राणी है, अयोध्या का जो आदमी है वो हमारे लिए कीमती है, हम लगातार वहाँ के प्रशासन से, वहाँ की सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि हमें से जल्दी, क्योंकि वो जो परिवार है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। क्योंकि ये नगर पंचायत कुमारगंज वार्ड संख्या 10 का मामला है और एक ही परिवार के 11 लोगों की अगर ये बात की जाए तो परिवार पे आप जान ही रहोगे परिवार पे क्या आलम होगा और क्या परिवार पे गुजरेगी। परिवार पे जो भी फोन है वो लगातार संपर्क कर रहे हैं कि कई हो सकता है कि संपर्क हो गया या मोबाइल डिस्चार्ज है या कुछ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर आवाज है, इंतजार है तो उनके आवाज सुनने के लिए कि उनके परिवार जो 11 लोग गायब हैं उनकी आवाज को सरकार या भगवान
या अगर बात की जाए कि उनका कहाँ कोई अता पता नहीं है, अब अगर कोई इंतजार है तो भगवान का और अल्लाह पे भरोसा रखे हुए है। जी बिल्कुल। तो बीएस लाठी, जिस तरह से एक ही परिवार के जो 11 लोग लापता हैं, अयोध्या वासी हैं, अयोध्या प्रशासन की तरफ से इनको ढूंढने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कोई टीम भेजी गई है कुल्लू मनाली के लिए अभी? जी, वहां जैसे अगर बात की जाए, जब से ये हिमाचल में बारिश और भूस्खलन की अगर बात की जाए तो बाढ़, और चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे दिल्ली, आप देख रही हो कि बाढ़ की चपेट में ये सब है। पंजाब हो चाहे हिमाचल हो चाहे दिल्ली हो चाहे उत्तराखंड हो, तो ये भूस्खलन और बाढ़ की वजह से ऐसा हुआ है। तो लगातार जो कंट्रोल नंबर स्थापित किए गए, यहाँ की जो सरकार है और यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं, जिसके उसमें आता है वो समाजवादी पार्टी के वो अवधेश प्रसाद विधायक हैं, इन्होंने ऊपर अधिकारी और सरकार से भी बात की थी। तो यहाँ का जो जिला प्रशासन है, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनसे लगातार संपर्क में है कि अगर कोई इनपुट होता है या कुछ होता है, यहाँ का पुलिस प्रशासन है या एसएसपी हो, वहाँ के एसएसपी से बात कर रहे हैं, या जिला अधिकारी हो तो हमारे यहाँ जिला अधिकारी नीतीश कुमार हैं अयोध्या के, वो वहाँ के जो मनाली के नीतीश कुमार है उनसे भी बात कर रहे हैं, वहाँ के जो मजिस्ट्रेट है उनसे लगातार बात हो रही है। और बात के आधार पे ही यहाँ पे जो है वो बता रहे हैं, यहाँ के उप जिलाधिकारी वहाँ की जो रिस्क्यू किया जा रहा है, उप जिलाधिकारी मनाली रमन कुमार शर्मा ने बताया कि आलू ग्राउंड ग्रीन टैक्सी बैरियर से लगभग 300 मीटर नीचे नदी के बीच दबी बस की एक शिनाख्त हुई है। पंजाब रोडवेज के अधिकारियों ने बस रोडवेज की होने की पुष्टि की। कयास लगाया जा रहा है कि इसी बस में एक ही परिवार 11 लोग सफर कर रहे थे। इसके अलावा कुछ यात्रियों की भी साथ बहने की आशंका है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि बस यात्री मौजूद थे या कि नहीं। एसडीएम ने यह भी बताया कि पंजाब की रोडवेज के अधिकारियों के बस के अनुसार ये बस PB 65B 4893 9 जुलाई दोपहर 2:40 पर चंडीगढ़ 43 सेक्टर से मनाली के लिए निकली थी। एसडीएम ने यह भी बताया है कि 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी को देते हुए बस निकलने का प्रयास नहीं हो सकेंगे। बस को ट्रेस कर लिया गया जो कि मलबे में दबी हुई है। बिल्कुल ठीक है, सुनेंगे आपको। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी मनमिंदर का। मनमिंदर, तो जिस तरह से कुल्लू मनाली में ये 11 लोग लापता हुए हैं और भी कई लोग ऐसे लापता बताए जा रहे हैं, कुल्लू मनाली प्रशासन की तरफ से क्या ऐसे कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं जिनसे उनका पता चल सके? तो एक बार फिर से मनमिंदर के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। संपर्क साधने का प्रयास दोबारा से किया जाएगा। तो अयोध्या के रहने वाले ये सारे लोग बताए जा रहे हैं। एक ही परिवार के 11 लोग लापता थे जिन्हें 19 दिनों से ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी पता नहीं लग पाया है। फिलहाल दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अयोध्या के रहने वाले सारे लोग बताए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उन्हें ढूंढा जाएगा या उनसे संबंधित जानकारी को जुटाया जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ा अपडेट आपको बता दें, यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त से शुरू हो जाएगा और 11 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। तो यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त से शुरू हो जाएगा, जिस दौरान कई अहम बिल भी पेश किए जा सकते हैं। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि 7 अगस्त से शुरू हो जाएगा और 11 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। इस दौरान कई अहम बिल भी पेश किए जाएंगे। तो यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, 7 अगस्त से ये शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा, जिस दौरान कई बड़े अहम बिल भी इस दौरान पेश किए जाएंगे। इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अनूप का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अनूप, यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, 11 अगस्त तक चलेगा, कई अहम बिल भी पेश किए जाएंगे, क्या कुछ ताजा जानकारी? अब देखिए, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इसमें संस्तुति देंगी। उसके बाद जो कार्यक्रम है वो जारी हो चुका है, अभी कैबिनेट में भी पास किया जाएगा। उसके बाद चूंकि आपकी जो सत्र है काफी छोटा है, 11 तारीख को 7 तारीख को अगस्त को शुरू होगा और 11 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। तो इस बार काफी खास भी होने वाला है, क्योंकि अनुपूरक बजट भी पेश होगा। ऐसे में तमाम विभाग जो पहले से जो बजट खर्च नहीं कर पाए हैं उनको लेकर भी, और साथ ही साथ तमाम विभाग ऐसे भी हैं जिनको लेकर खासकर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जनता से वायदे किए थे
जो संकल्प पत्र में जो तमाम वादे किए थे उनको भी इसी बजट में भी तमाम जो वादे देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए कि क्योंकि इसी बात 2024 का भी चुनाव आने वाला है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की जो संकल्प पत्र में वादे किए गए थे उस 2024 के चुनाव से पहले पूरे हो जाओ। यही वजह है कि बजट भले ही छोटा हो, कम दिनों का हो, लेकिन हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा किस तरीके से विपक्ष हमलावर है। मुझे लगता है इस बार जो सत्र होगा काफी हंगामेदार होगा। बिल्कुल अनूप, लेकिन अगर सत्र हंगामेदार होता है तो इस बार सत्र की अवधि जो है वो वाकई में काफी ज्यादा कम है और ऐसे में कई महत्वपूर्ण बिल भी पेश होने हैं, तो कितनी ज्यादा चुनौतियां इस मानसून सत्र के दौरान देखने को मिल सकती हैं? और देखिए बिल्कुल सही बात आपकी है, क्योंकि सत्र छोटा है लेकिन हंगामा बड़ा होने वाला है। विपक्ष लगातार महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर हमलावर सरकार पर है। और इस बार चूंकि बजट छोटा भले ही हो, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है और विपक्ष का हमेशा आरोप भी रहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार बजट सत्र को छोटा कर देती है, सत्र चलाना नहीं चाहती है, ताकि जनता के जो परेशानियां हैं वो बजट में साझा नहीं हो पाती, उन पर बहस नहीं हो पाती है। इस बार का बजट छोटा है। अब देखने वाली बातें होगी कि जब अनूप, जो महत्वपूर्ण बिल पेश होने हैं हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे इस बार के मानसून सत्र में। और देखिए बिल वैसे बहुत सारे बिल हैं जो कि तैयारी सरकार कर रही है जो बिल को लेकर के इस बार सत्र में आएगी। विपक्ष देखना होगा कितना हंगामा करेगा बिल को लेकर के, तो इसको फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा जब पूरा कार्यक्रम जारी होगा उसके बाद, अभी फिलहाल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसकी प्रक्रिया होती है, कैबिनेट में पास होता है, फिर राज्यपाल का संस्तुति होती है और फिर पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है, उसमें उत्तर। ठीक है अनूप, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है, जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। कोर्ट में एएसआई के एक्सपर्ट पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। एक्सपर्ट अपना बयान दर्ज करवाएंगे और एएसआई के एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर पहुंचे हैं कोर्ट और एएसआई एक्सपर्ट बुलवाए गए हैं और मैप भी मंगवाया गया है। तो ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोर्ट में एएसआई के एक्सपर्ट पहुंच चुके हैं। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सैयद का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सैयद, एएसआई के एडिशनल डिप्टी एक्सपर्ट पहुंच चुके हैं, एएसआई के एक्सपर्ट पहुंच गए हैं जिनसे मैप भी मंगवाया गया है। क्या कुछ ताजा अपडेट? जी बता दें मनीषा, जिस तरह से कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हो गई है और जहां एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी पहुंचे हैं लैपटॉप और टैबलेट लेकर, और साथ ही से कोर्ट में सारी चीजों को लेकर एक्सप्लेन करें किस तरह से जीपीआर से सर्वे होना है और साथ ही किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम हो। जिस तरह से विपक्ष लगातार कह रहा था कि खुदाई होगी और जिससे पुराना कंस्ट्रक्शन है ये, जिससे बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त हो सकती है, और इस तरह से वो जिस तरह से बता रहे थे कि नुकसान पहुंचने की बात, उसको लेकर किस तरह से पूरी सुरक्षा के साथ ये सर्वे होना है और उस पर अपना ये कोर्ट में बयान दर्ज कराएंगे। उसके बाद अब आगे क्या कोर्ट निर्णय लेती है कि इस तरह के जो स्थगन आदेश है उसको आगे पारित करना है, बढ़ाना है, या फिर अब इसको सर्वे फिर से शुरू हो जाएगा। ये कुछ ही देर बाद कोर्ट का फैसला आएगा, जिसके बाद ये स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि आगे क्या होना है। बिल्कुल सैयद, तो एएसआई के एक्सपर्ट पहुंच चुके हैं वहां पर, सभी को बेसब्री से इंतजार है इस फैसले का। क्या कुछ लगता है कि किस तरह की स्थिति साफ होती हुई नजर आ सकती है? क्या कुछ दलीलें पेश की जा सकती हैं? जी बता दें, जहाँ लगातार हिंदू पक्ष कह रहा है कि जिस तरह सर्वे होना है इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, और ये आपको बता दें जो एडिशनल डायरेक्टर हैं आलोक सिंह, इन्होंने ही राम मंदिर के मुद्दे पर जब थे इनके एएसआई की टीम में इन्होंने ही काम किया था। उसी के बाद इनको यहाँ पर बुलाया गया है, किस तरह से ये सर्वे होगा और किसकी सुरक्षा होगी इसमें, मस्जिद की पूरे परिसर में जो सर्वे होना है इसमें किस तरह से कोई नुकसान तो नहीं, तो सारी चीज वो कोर्ट को लैपटॉप और टैबलेट के माध्यम से पूरा विस्तार पूर्वक आज ये समझाएंगे। ठीक है सैयद, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कुछ ही देर में ये फैसला आ जाएगा और एएसआई के एक्सपर्ट वहां पर पहुंच चुके हैं। कोर्ट में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा सभी को, और हिंदू और मुस्लिम
पक्ष की तरफ से, दोनों की ही तरफ से दलीलें तमाम पेश की गई हैं और उसके बाद अब से कुछ ही देर में यह फैसला आना बाकी है, जिसका बेसब्री से सभी शिव भक्त और देश को इंतजार है। कारगिल युद्ध भारतीय सेना की गौरव गाथा के इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है, जिसमें सेना के वीरों ने दुश्मन की नापाक चाल को नाकाम कर धूल चटा दिया था। इस युद्ध में देश के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। वहीं नजीबाबाद क्षेत्र के ग्राम सैफतपुर में रहने वाले सूबेदार संजीव राठी ने कारगिल युद्ध में 2 महीने अपनी वीरता दिखाते हुए लड़ाई लड़ी थी। संजीव अपने युद्ध के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि युद्ध के दौरान सैनिकों का जोश देखने लायक था। साथ ही उन्हें दुख है कि उनके कई साथी भी इस दौरान शहीद हो गए थे। तो कारगिल विजय दिवस है आज, और आज देश उन तमाम वीर सपूतों की शहादत को याद कर रहा है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। और भारतीय सैनिकों की वीरता की गाथा सुनाने का आज का दिन है और आज सभी लोग वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए और उन्हें याद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय सैनिकों की वीरता की कहानी बताता हुआ यह आज का दिन और भारतीय सेना की गौरव गाथा गाता हुआ आज का दिन कारगिल विजय दिवस है आज, जिसे 24 साल पूरे हो चुके हैं। और आज के इस दिन को सभी लोग याद कर रहे हैं उन तमाम सैनिकों को।